नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ चल रही थी, ठीक है, जिसमें मैंने पहले भी लेक्चर्स लिए हैं और ये 500 क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर्स के मैं लेकर के आ रहा हूं यहाँ पर आपके सामने। तो उसी क्रम में हमारे 3-4 वीडियोस हो चुके हैं, ठीक है, 2 ओपन प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये 2 नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं 8840751912 और दूसरा नंबर 9519780078। इस पर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके साथ ही सारी चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होंगी, तो आप वहाँ पर जाकर भी जो है बाकी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। तो चलिए, अब जो क्वेश्चन का सिलसिला है वो ओपन क्वेश्चंस रहेंगे। लाइक अभी तक आंसर जो है वो हिडन रहते थे, मतलब छुपा करके मैं पूछता था, बट अब यहाँ पर जो है ओपन क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है? विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? तो इसका आंसर दिया हुआ है, डायरेक्टली आंसर आप देखते हैं, उर्जित पटेल जो है हमारे, ठीक है, पहले ये गवर्नर भी रह चुके हैं उर्जित पटेल महोदय, ठीक है। तो ये जो है ये AIIB के, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के, ठीक ना, ये VC या वाइस चेयरमैन जो है अभी बने हैं फरवरी 2022 में, ठीक है। अब AIIB जो है वो बना किस लिए था? इसका उद्देश्य है इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन एशिया, इकोनॉमिक ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन इंडिया, मतलब कि सॉरी एशिया, यानी कि सॉरी ये एशिया है, कैसे डिलीट होता है सर, ठीक है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन एशिया, ठीक ना, पूरे एशिया में, एशिया ही नहीं वरन एशिया और ओशिनिया का पार्ट। ओशिनिया का कौन सा पार्ट है? ये जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के छोटे छोटे द्वीप और ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करके जो कंट्रीज आती हैं, वो पूरा एक कॉन्टिनेंट कहलाता है, बट उसे ऐसे मान्यता तो मिली नहीं है, ठीक है, बट वो क्षेत्र आपका ओशिनिया कहलाता है। तो इतने में क्या करेगा? ये इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करेगा, यानी कि जो भी आपका आर्थिक डेवलपमेंट हो सकता है या सामाजिक डेवलपमेंट हो सकता है, यानी कि विकास, इसको देखता है आपका AIIB, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इसके जो VC बने हैं वो आपका बने हैं उर्जित पटेल। जो ये प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी इनका जो टेन्योर होगा, यानी कि जो इनका कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा, और इसके जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट आप कह लीजिए, ठीक ना, ये लिकेन महोदय हैं, जीन लिकेन, ठीक ना, जीन लिकेन महोदय इसके प्रेसिडेंट है। इंडिया जो है इसके फाउंडर मेंबर्स में से है। अभी वर्तमान में AIIB में टोटल 105 कंट्रीज जो हैं, और ये 2016 में बना है जब इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। इंडिया, चाइना इत्यादि 105 देश टोटल इसमें है, ठीक है। इंडिया दूसरे नंबर पर अपनी वरीयता इसमें रखता है। तो ये कुछ डेटा था इससे संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैंने बताया कि AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2016 में बना है, ठीक है। 2016 में जब बना तो इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था, ठीक है। चाइना के बाद इंडिया का जो वोट शेयर है वो सबसे ज़्यादा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने बताया कि अभी उर्जित पटेल हाल ही में इसके VC बने हैं, यानी कि वाइस चांसलर बने हैं, ठीक है, या यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइस चेयरमैन बने हैं, वाइस चेयरमैन बने हैं, और इसका जो प्रेसिडेंट है वो है जिन लिकेन, ठीक। करता क्या है? तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करता है। किन क्षेत्रों में करता है? तो एशिया और ओशिनिया के क्षेत्र में करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है बोर्ड पर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर है कि लोसार त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। चूंकि क्वेश्चन जो पूछा है उसमें पूछा है कि कहाँ मनाया जाता है,
ठीक है ना। अगर सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपसे पूछे कि लोसार फेस्टिवल और यहां पर सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट दे दे, विच स्टेट, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश, अगर स्टेट दे देता है। बट अगर स्टेट नहीं देता है तो ये मनाया जाता है लद्दाख में, ठीक है। होता क्या है, पहले एक बार देख लेते हैं कि जो इसमें एक्सप्लेनेशन लिखी है कि लोसार फेस्टिवल जो है लद्दाख में मनाया जाता है बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर में। ट्रेडिशन प्रोग्राम है तिब्बतन बुद्धिज्म का, जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी द्वारा लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। बेसिकली है क्या, ये जो लोसार फेस्टिवल है, तो लोसार का मतलब जो होता है ये होता है कमेंसमेंट ऑफ न्यू ईयर। लोसार मतलब होता है न्यू ईयर, ठीक है। नए वर्ष को तिब्बतन लैंग्वेज में न्यू ईयर बोलते हैं, ठीक। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ द न्यू ईयर, यानी कि नए वर्ष के शुभारंभ पर, ठीक है, ये लोसार त्योहार मनाया जाता है तिब्बती बौद्धों द्वारा, ठीक है। और ये टोटल जो लद्दाख के क्षेत्र में मनाया जाता है, ये टोटल चलता है 15 दिन का क्षेत्र, ये टोटल त्योहार है, ठीक है। उसके साथ साथ ये अरुणाचल प्रदेश में 3 दिन के लिए मनाया जाता है, ठीक है। बट ये अभी आप लद्दाख वाले एरिया को जानिए, तो लद्दाख में ये टोटल आपका 15 दिन के आसपास मनाया जा रहा है, वहाँ के जो तिब्बतन बौद्ध हैं उनके द्वारा। और ये जो लोसार फेस्टिवल है, लोसार का मतलब मैंने आपको बता दिया कि लोसार मतलब होता है न्यू ईयर। उसके साथ साथ एक बात और जाननी है कि जो बुरी आत्माएं हैं, यानी कि जो बुराइयां हैं, इस तरह की चीज़ों को हटाने के लिए और नए चीज़ों का शुभारंभ, यानी कि पॉजिटिव चीज़ों का शुभारंभ लाइफ में हो, इसलिए लोसार फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो ये जो लोसार फेस्टिवल है ये आपका मनाया जाता है मोनपा जनजाति के द्वारा। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो ये लोसार फेस्टिवल जो वहाँ मनाया जाता है 3 डे फेस्टिवल है, 3 दिन का मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है मोनपा जनजाति के द्वारा, ठीक है। मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कुछ इससे संबंधित था। अब और जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ही, ठीक ना, क्या क्या और मनाया जाता है। तो गालो जनजाति के द्वारा मोपिन और आदि जनजाति के द्वारा सोलुंग मनाया जाता है, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आशा करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। गालो जनजाति के द्वारा मोपिन फेस्टिवल, ठीक है ना, और आदि जनजाति के द्वारा सोलुंग, ठीक है ना, आदि जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि लोसार फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है। तो अगर स्टेट का नाम देता है तो अरुणाचल प्रदेश लिखेंगे, अगर स्टेट का नाम नहीं देता है और लद्दाख उसमें रहता है तो आप लद्दाख को टिक करोगे। लद्दाख में तिब्बती बौद्धों के द्वारा 15 दिन के आसपास ये फेस्टिवल टोटल मनाया जाता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश में जब ये मनाया जाता है तो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और 2 फेस्टिवल और इंपॉर्टेंट है जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं, जिसमें से गालो जनजाति के द्वारा मोपिन मनाया जाता है और आदि जनजाति के द्वारा सोलुंग मनाया जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके अतिरिक्त एक बसंत त्योहार है उगादी, ठीक है, ये आपका मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। बसंत त्योहार है, यानी कि स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है उगादी, ठीक है ना, इसे भी याद रखिएगा। चलिए, अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दूंगा कि केरल में मनाए जाने वाले वसंत त्योहार का नाम बताइए। वसंत के समय केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। जिस प्रकार उगादी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, उसी प्रकार केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, यह आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का उद्घाटन, ठीक है ना। तो ये अखिल भारतीय या ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जो था आपका, 2 बार एग्जीबिशन लिखा है, ठीक है। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, ठीक है ना, ये 2022 का
कहाँ मनाया गया है, ठीक। तो आपको पता है कि हैदराबाद में मनाया गया है, आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हैदराबाद विल बी द करेक्ट आंसर। और ये जो AIIE है या फिर अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी, जिसको नुमाइश के नाम से मनाया गया है, ठीक है ना, नुमाइश, ठीक। ये बेसिकली जो 2 बार लिखा है ये एग्जीबिशन इंग्लिश ट्रांसलेशन में हुआ है, बट इसका नाम है नुमाइश, ओके। तो ये नुमाइश जो है ये 81वां संस्करण है, ठीक है ना, 81st एडिशन, 81वां संस्करण है, और जो कि आपका हैदराबाद में मनाया गया है। हैदराबाद के बारे में एक चीज और जानिए कि 4 मीनार यहीं पर स्थित है। उसके साथ साथ हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज कहते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जो सड़क के साथ साथ रेल की पटरी पर भी चल सकता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो डुअल मोड वाहन के बारे में समझेंगे। एक ऐसा वाहन बनाया गया, ठीक है ना, व्हील लगा करके, ठीक, एक ऐसा वाहन बनाया गया जो कि डुअल मोड है। डुअल मोड का मतलब क्या हुआ कि ये रोड पर भी चलता है और रेल पर भी, यानी कि रेल ट्रैक्स पर भी चलेगा और रोड पर भी चलेगा। तो ऐसा कौन कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका। तो करने को तो आपको लग रहा होगा कि चाइना भी कर सकता है, ठीक, बट ये किया है आपका जापान ने। तो जापान ने कुछ ऐसा बनाया है कि ये जो व्हीकल होगी ये आपकी रोड पर भी चलेगी, ठीक है, उसके साथ साथ रेल ट्रैक्स पर भी ये चलेगी, ठीक है। तो ये पहली बार किया है जापान ने, तो इसका आंसर होगा आपका जापान, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। तो एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वर्ल्ड का फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल है जो कि ग्राउंड पर भी चलेगा, और उसके बाद ये कायो जापान में जो है इसकी शुभारंभ हुई है, ठीक है। और इसमें कुछ लिखा नहीं है ज़्यादा कुछ। इसको बोल रहे हैं DMV, यानी कि डुअल मोड व्हीकल। तो अगर आपको फुल फॉर्म ना दे करके अगर शॉर्ट फॉर्म आपको एग्जामिनेशन में दिखता है कि विच कंट्री हैज स्टार्टेड DMV, अगर केवल ये लिखता है कि डुअल मोड व्हीकल को DMV लिखता है, तो DMV से भी समझिएगा कि डुअल मोड व्हीकल जो है ये आपके जापान ने स्टार्ट किया है। इन्होंने क्लेम किया है कि 60 किलोमीटर और 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हम दौड़ा सकते हैं इसको। 60 किलोमीटर, ठीक है ना, ऑन रोड एंड 100 किलोमीटर ऑन ट्रैक्स, ऐसा करके कुछ जो है ये उसके चलने की बात अभी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अटल नवाचार रैंकिंग में पहला स्थान किसका है, ठीक है। तो अटल नवाचार रैंकिंग जो है ये जितने भी विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, या फिर जितनी बड़े बड़े टॉप कॉलेजेस होते हैं इंडिया के, उनको क्या करता है कि एक रैंकिंग प्रदान करता है कि कौन इस क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। तो उसे ही बोलते हैं अटल इनोवेशन रैंकिंग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो ARIIA है टोटल, ठीक है। इसमें जो पहले नंबर पर है वो है IIT मद्रास, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कि फर्स्ट प्लेस इन अटल इनोवेशन रैंकिंग, तो ये मिला है आपको IIT मद्रास को जो है मिला है। ये आपकी 2 संस्थाएं, पहला तो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिल करके AICTE, ये दोनों आपस में मिल करके जो है इस रैंकिंग को, या कॉलेजेस की जो रैंकिंग आती है इन्हें जारी करते हैं। ये बताते हैं कि जैसे जो हमारे कॉलेजेस हैं उसमें इनोवेशन किस हद तक किस तरह के कॉलेजेस में चल रहा है, ठीक है। इसमें दूसरे नंबर पर IIT दिल्ली है और तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे है। तो टॉप 3 जो रैंक सिक्योर की गई है वो IITs के द्वारा सिक्योर की गई है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें जो मंत्रालय है वो ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, यानी कि IIT मद्रास टॉप द अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये याद रखिएगा आप कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस, ठीक है, क्या है, AICTE, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने मिल करके जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो IIT बॉम्बे जो है इसमें सेकंड है और IIT दिल्ली जो है थर्ड पोजीशन पर है, मैंने आपको बता दिया है। वहीं अगर बात करें अटल
इनोवेशन मिशन की। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है ये लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2016 में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जो अटल रैंकिंग है उसको बोलते हैं ARIIA, ये जो अटल नवाचार रैंकिंग है इसको बोलते हैं ARIIA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर आप लोग चाहे लिखना तो लिख सकते हैं, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। अटल रैंकिंग मैं लिख भी दे रहा हूं, अटल रैंकिंग ऑफ इनोवेशन, ठीक है ना, अटल रैंकिंग ऑफ इनोवेशन ऑन, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ठीक है ना, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ARIIA बोलते हैं। ठीक है, जो अटल नवाचार रैंकिंग मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा जो है उनको सर्वश्रेष्ठ महिला या फीमेल डेब्यू अवनी लेखरा को दिया गया है। तो अवनी लेखरा क्या करती हैं, अवनी लेखरा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में दो बहुत ही जबरदस्त काम किया। पहला क्या किया कि 10 मीटर राइफल में, 10 मीटर राइफल में, ठीक है ना, इन्होंने गोल्ड लिया। ठीक है ना, 10 मीटर राइफल में ये पहला स्थान सिक्योर की, यानी कि फर्स्ट रैंक सिक्योर की और इन्होंने गोल्ड टारगेट किया। और दूसरा है कि 50 मीटर में, ठीक ना, आप देख लीजिएगा पिस्टल है या राइफल, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो 50 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज के साथ थर्ड जो है एंड किया। ठीक, तो इन्होंने 2 अवार्ड मतलब 2 जो है शॉट किए टोटल ये आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक में, और यहाँ से जो है इनका कीर्तिमान साबित हुआ। उसके पहले की कहानी ये है कि अवनी लेखरा जो है 2012 से पहले ये ठीक थी, बट 2012 में एक रोड एक्सीडेंट के बाद जो है इनकी ये स्थिति हुई और फिर ये जो है मतलब नॉर्मल की जगह पर दिव्यांग हुई और फिर इस तरह इन्होंने एक बहुत बढ़िया डेब्यू किया पैरालंपिक अवार्ड में 2021 के। ठीक है ना, बेस्ट फीमेल डेब्यू इनको बोला जा रहा है। उसके साथ साथ अभी 2022 में ही इन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है, इसलिए ये नाम आप याद रख लीजिए। मैं इसे दे रहा हूँ 3 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, ये 100% आपके किसी ना किसी एग्जाम में आने वाले बिल्कुल आपको हूबहू मिल सकता है, क्योंकि अभी आपको पता चल ही गया होगा कि बिहार का जो PCS है, शायद कंफर्म नहीं बट ये जो है अभी तक की न्यूज़ जो आ रही है कि कहीं ना कहीं पेपर जो है वो लीक हो गया है। ठीक है, और अगर री एग्ज़ाम होता है तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आपको मिलेगा, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम ही हो या फिर PCS या फिर बिहार PCS हो। ठीक है, UPSC में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते हैं, अगर पूछता है तो फिर आपका लक है, बट ऐसे UPSC में क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसे 3 स्टार क्वेश्चन दे रहा हूँ किसी भी PSC के लिए, ठीक है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो अवनी लेखरा को क्या मिला है, अभी इस साल पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ इनको ब्रिक्स CCI का जो है आपको ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार भी 2022 में मिला है। ठीक है ना, ब्रिक्स CCI का ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2022, ठीक ना, ब्रिक्स CCI का ट्रेल ब्लेजर अवार्ड भी इनको मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये राइफल नहीं है जो मैं बता रहा था, ठीक है, ये है पिस्टल, तो इसे ठीक कर लीजिएगा। ये है पिस्टल, 10 मीटर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड लिया है और 50 मीटर पिस्टल में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज जीता है, यानी कि 3rd पोजीशन पर रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी अवनी लेखरा के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको क्लियर करके।
ठीक है, आशा करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो रिवाइंड करके जो है फिर से आप एक बार देख सकते हैं इसको। ठीक है, एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों कि आप लोग के तरफ से, जैसे हम लोग इतनी मेहनत करके इस लेक्चर को प्रिपेयर करते हैं, पहले PDF बनाया जाता है, फिर मैं यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर करता हूँ आपको कुछ भी बताने के लिए, और फिर जो है चीज़ें यहाँ से डिलीवर होती हैं। तो मैं आपकी ओर से बस इतना सपोर्ट चाहता हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर सीरीज सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो बाकी का तो मुझे नहीं पता, बट आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक थंब दे सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने उन फ्रेंड्स के साथ, अपने उन रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, जो इन चीज़ों को दे रहे हैं, जो इन परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो जेन्युइनली। ठीक है, अगर आप नहीं अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल आप शेयर सब्सक्राइब मत करिए, मैं उस पर बिल्कुल जोर नहीं दे रहा हूँ, बट अगर सेशन अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप सपोर्ट करिए हमें। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लैक बॉक्स किस कलर का होता है? तो आपको पता होगा कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। जब भी कोई हेलीकॉप्टर जो है इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होता है, कोई भी उसके साथ अगर ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी घटना होती है, आपको अभी पता है कि हमारे जो देश के रक्षा प्रमुख थे, ठीक है, उनका किस तरीके से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ठीक है, वो और उनकी वाइफ दोनों लोग उसमें सवार थे। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई हेलीकॉप्टर या इस तरह का एरोप्लेन जो भी है दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो सबसे पहली बात जो होती है कि उसका जो मतलब उसमें यात्री थे, पैसेंजर्स थे जिनकी डेथ हो गई या फिर जो घायल है, वो सारी चीज़ें, मेडिकल ट्रीटमेंट और सारी मतलब उनको फर्स्ट एड सब कुछ दिया जाता है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज सर्च की जाती है वो सर्च की जाती है ब्लैक बॉक्स। ठीक है, सबका प्रश्न यही रहता है, जितने न्यूज़ चैनल आप देखोगे, सबके जबान पर केवल एक ही बात रहती है कि ये ब्लैक बॉक्स जो है उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है या उसे खोजा जा रहा है। ठीक है, तो जो ब्लैक बॉक्स है ये होता क्या है? ठीक है, पहले तो इसमें कलर पूछा है, तो कलर उसका होता है ऑरेंज। ठीक है ना, उसका कलर होता है ऑरेंज, रेड ऑरेंज उसका कलर होता है। ठीक है, आप ऑरेंज उसको मतलब करेक्ट टिक करिएगा। तो उसका कलर तो यहाँ पर खत्म हो गया, बट उसमें होता क्या है? उसमें होती हैं आवाज़ें। ठीक है, कैसी आवाज़ें होती हैं? तो वो एक बहुत ही सेफ जोन में रखा जाता है, मतलब उसका जो बाहरी कवर होता है वो बहुत ही सेफ होता है। जैसे आप हार्ड डिस्क यूज़ करते हो ना, अपने सिस्टम के सारे डेटा को रखने के लिए हार्ड डिस्क यूज़ करते हो या मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो, ठीक है, समटाइम्स यू यूज़ पेन ड्राइव। तो इसी तरीके से जो ब्लैक बॉक्स होता है वो इसी का एक रेप्लिका है, इसी प्रकार का एक कुछ होता है। ठीक है, इसी तरीके का। उसमें जितनी भी वॉइसेस हैं, जो कॉकपिट में वॉइसेस होती हैं या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशंस है उस प्लेन से रिलेटेड, वो सब कुछ उसमें जो है रिकॉर्ड होती हैं। तो सबसे पहले ये खोजा जाता है कि एट द टाइम ऑफ क्रैश या उसके पहले ऐसा क्या हुआ था जिस कारण से जो है प्लेन क्रैश किया है। तो उसकी आवाज़ों को सुना जाता है उसमें से निकाल कर, और वो बहुत ही सिक्योर होती हैं, मतलब कि बहुत ही सेफ रखी होती हैं कि किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाए वो ब्लैक बॉक्स जो है वो उसमें इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट किए हुए रहेगा, वो कभी नष्ट या ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो यही था ब्लैक बॉक्स के बारे में। तो ब्लैक बॉक्स इज ऑफ ऑरेंज कलर हुज मेन फंक्शन इज टू टेल द मेन कॉज ऑफ द प्लेन एक्सीडेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मनी के नए चांसलर हैं, तो एंजेला मार्केल नहीं है, ये हट चुकी हैं, इसलिए पहला ऑप्शन एंजेला मार्केल दिया। एक बात और बता देना चाहता हूं कि कभी कभी क्या होता है, या अक्सर जो पेपर सेटर होते हैं वो ऑप्शंस को इस तरीके से रखते हैं कि जो ए ऑप्शन होगा वो आपको करेक्ट लगे। ठीक है, तो कभी भी ए ऑप्शन टिक करने से पहले, जैसे इसमें एंजेला मार्केल दिया हुआ है, ठीक, आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी यहाँ पर एंजेला मार्केल दिया है, तो कभी भी ए ऑप्शन टिक करने से पहले कम से कम 2 से 3 बार आप कंफर्म हो लीजिए कि क्या यही आंसर होगा या फिर कुछ डाउट है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो आप इसको स्किप करके सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है जिसमें आपको ए ऑप्शन में थोड़ा डाउट हो रहा है। ठीक, क्योंकि होता क्या है कि ये ऑप्शन इसलिए रखा जाता है कि जैसे ही क्वेश्चन एंड होगा, जो स्टूडेंट है उसका सबसे पहले नजर जाएगा ऑप्शन ए पर, और ऑप्शन ए हम ऐसा रखेंगे जो कि उसे पहले से पता होगा या बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा होगा। तो पिछले 16 साल 16 महीने, सॉरी 16 साल, पिछले 16 साल 16 दिन ये जो एंजेला मार्केल हैं वो न्यूज़ में रहीं। क्यों न्यूज़ में रहीं? क्योंकि वही जर्मनी की चांसलर थी, इसलिए वो न्यूज़ में रहीं। ठीक, बट अब ये हट चुकी हैं और इनके जगह पर आ चुके हैं ओल्फ श्मच। ठीक है ना, तो अब जो मतलब वहाँ के चांसलर हैं उनका नाम है ओल्फ श्मच। ठीक, चलिए, तो
ठीक है, ओल्फ स्लज या ओल्फ स्लुज इनका नाम जो है बोला जाता है। तो ये जो है अब बने हैं जर्मनी के नए चांसलर, ठीक है। कितने साल बाद? 16 साल 16 महीने जो है एंजेला मार्केल रही हैं। तो ऑप्शन ए गलत आंसर है और ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका आपके टीवी स्क्रीन पर, ये कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ज्ञानपीठ नहीं लिखा जाता है, सॉरी जी भी नहीं लिखा जाता है, JHAN, ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखा जाता है, JHA लिखते हैं ज्ञा को, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार या ज्ञानपीठ अवार्ड जो है उसे किसे दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 57वां, ये याद रखिएगा 57th, क्योंकि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों साथ में ही जो है कन्फर्ड किया गया है, यानी कि दोनों साथ में ही प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। एक है नीलमणि फुकन, तो इनको भी बिल्कुल ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मैंने कहा है कि अगर आपको ए में डाउट है तो इस ऑप्शन को आप, इस प्रश्न को आप सबसे लास्ट में करेंगे। वही चीज यहाँ पर दिख गई है कि नीलमणि फुकन इन्हें भी मिला है, ये असम के हैं और इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, असम में जैसे ये साहित्य के क्षेत्र में जो काम किए हैं। उसके बाद दूसरा है दामोदर माओजी। तो आप पहले ऑप्शन से आगे ही नहीं बढ़ पाओगे अगर आपने 56वां रट के बैठा है और यहाँ पर 57वां लिखा है, तो इन द एग्जामिनेशन आपको उस समय ये क्लिक ही नहीं करेगा कि 56वां था या 57वां। आपको नाम से मतलब है कि नीलमणि फुकन, अगर आपने दोनों नहीं पढ़ रखा है, ये केवल उस केस के लिए, अगर आपने दोनों पढ़ रखा है और ठीक से पढ़ रखा है तो फिर आप डाउट नहीं होगा आपको। बट अगर आपने केवल एक पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपको 100% डाउट होगा और आप नीलमणि फुकन मार के आओगे, जिन्हें 56वां या 56 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, जो कि असम से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, असम से बिलोंग करते हैं। ये है दामोदर माओजी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। जो नीचे लिखा हुआ है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर माओजी को मिला है, या गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक यहाँ पर डेटा और बता दिया। क्या बता दिया? मैंने बताया कि नीलमणि फुकन, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन ए है, उन्हें 56वां मिला है, जो कि आसामी कवि हैं, ठीक। अब आता है आपका 10वां 110 प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रिसेंटली फर्टिलाइजर फैक्ट्री वाज इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर आप बता सकते हैं। ये वीडियो जहाँ से शूट हो रही है, ठीक है, मुख्यमंत्री का जो गृह जनपद है, ये वहीं पे उद्घाटन किया गया है। तो आंसर होगा गोरखपुर, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो 110वां प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर ऊपर, और इसका आंसर है गोरखपुर। तो गोरखपुर में ही जो है उर्वरक कारखाने का उद्घाटन किया गया है, ठीक। उसके बाद मैं एक बार और ऐड कर देना चाहता हूँ। ऐड टाइम यहाँ पर आ गया है। ऐड टाइम क्या है? ऐड टाइम ये है कि सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, ठीक है। पहला है 8840751912 और दूसरा नंबर यहाँ पर दिया गया है 9519780078, ठीक है। तो ये जो 2 नंबर है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको बैच ज्वाइन करना है, या यूपीएससी हिंदी के कोई और जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनमें आपको ज्वाइन करना है, कोई और चीज़ ज्वाइन करनी है, ठीक है, तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर जो है कॉल या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप करके 24 घंटे का वेट करिए। विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस शायद 210 रुपये रखी गई है, ठीक है ना, 210 रुपये के आसपास इसकी फ़ीस रखी गई है। ये यूपी पीसीएस फोकस्ड है, तो यूपीएससी के लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो देख करके इसे ज्वाइन करें। इसकी 2-3 वीडियोस जो है फ्री में अवेलेबल है, आप देख लें। अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करने लायक है यूपीएससी के लिए तो कर सकते हैं, बट हम कोई क्लेम नहीं करते हैं कि यूपीएससी इस स्टैंडर्ड के तो क्वेश्चन नहीं बनाती है, तो हमारा कोई क्लेम नहीं है। बट हाँ, इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोग देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, कहीं काम आ सकता है, या फिर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यूपीएससी वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बट ये बनाया गया है यूपी पीसीएस के लिए खास, ओके। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न है जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली। प्रश्न है ये आपके सामने, जिस पर मैं स्टार टिक कर रहा हूं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे काफी देर तक। सबसे पहले होगा ये टिक,
ठीक है, ठीक। ठीक, 3 स्टार क्वेश्चन है या 4 स्टार कर सकते हैं इसको, इसके भी फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस को टिक नहीं करवाता हूँ। एक 25 क्वेश्चन में मैं मुश्किल से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम मैं टिक कराता हूँ। ठीक है, जो 1/5 होता है या 20% होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट हैज कंप्लीटेड इट्स 100 ईयर्स, यानी कि वो कौन सी संसद की समिति है जिसने हाल ही में 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। तो इसका आंसर हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप समझिए कि जो फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं वो होती हैं 3। ठीक है, जिसमें एक होती है प्राक्कलन समिति, ठीक, एक ही होती है पीएसयू से रिलेटेड या सार्वजनिक उपक्रम समिति, और तीसरी जो कमेटी है वो है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति। ठीक है ना। तो लोक लेखा समिति ने अभी 100 वर्ष पूरे किए हैं, यानी कि 1921 में ये वर्किंग हो चुकी थी। ठीक, यानी कि आई कब रही होगी, तो भारत सरकार अधिनियम, अब इसको लिख लीजिएगा, 1919 में ये आई थी प्रकाश में। इसकी डिमांड की गई कि ऐसी कोई कमेटी, लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको पीएसी भी कहते हैं, पीएसी भी कहते हैं, ये आई लाइमलाइट में। मैंने बताया कि ये जो पीएसी है ये कैसी कमेटी है, ये है आपकी आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई कमेटी, यानी कि फाइनेंशियल कमेटी है। ठीक है, कैसी कमेटी है, फाइनेंशियल कमेटी। ठीक है ना। फाइनेंशियल कमेटी 3 होती है, एक आप पीएसी रख लो, दूसरा एस्टिमेट या प्राक्कलन, और तीसरी कमेटी होती है सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित या पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक ना। ठीक, तो देख लेते हैं कि अभी हाल ही में लोक लेखा समिति ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। लोक लेखा समिति 3 वित्तीय संसदीय कमेटियों में से एक है, अन्य 2 समितियां हैं प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्य 2 का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और देखते हैं। क्या देखते हैं कि अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है, वह अनुच्छेद 118 जो कि संसद की प्रक्रिया व कार्य संचालन को विनियमित करने हेतु अधिनियम या नियम बनाने के अधिकार जो देता है, वो इन तीनों को एक शक्ति प्रदान करता है। मतलब इसका जो जेन्युइनली ये कहीं डिस्क्राइब नहीं है संविधान में, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118। ठीक है ना, जो कि संसद के जो आपके सांसद हैं, ठीक है, अनुच्छेद 105 उन सदस्यों को जो है विशेषाधिकार देता है, और 118 जो है वो संसद की प्रक्रिया और कार्य संचालन को नियमित करने हेतु नियम बनाने का अधिकार देता है। उन्हीं दोनों के अंडर में ये जो समितियां हैं वो एक्ट करती हैं। तो काम क्या है, ठीक है, हमें जानना है केवल अभी पीएसी के बारे में, यानी कि आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। तो इसका कार्य क्या है। ठीक, अब मैं ये कुछ चीजें यहां पर डिलीट कर रहा हूं, अब मैं यहां पर लिखूंगा। जितनी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उतनी चीजें आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, मैंने बताया कि मोंटफोर्ड सुधार के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। स्थापना किसके अंतर्गत हुई, तो मोंटफोर्ड सुधार 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो था, ठीक है, वही आपका मोंटफोर्ड सुधार 1919 में इसकी स्थापना हुई और 1921 से ये कार्य करना आरंभ करती है। तो ये पहला पॉइंट है जो मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। दूसरा देखते हैं कि इसका गठन जो है लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम, इसका गठन, इसका जो गठन है, ठीक है, प्रतिवर्ष लोकसभा का जो कार्य संचालन होता है उसके नियम, ये कहीं पूछेगा नहीं, 308 के अंतर्गत किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना।
नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि सदस्य जो है वो हैं आपके टोटल 22, ठीक है ना, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, ठीक है ना। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो 15 मेंबर्स को चुनते हैं और जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो 7 मेंबर्स को चुनते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज और जानते हैं, इसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक, वर्णन ये है कि इसका जो अध्यक्ष होगा उसे चुना जाएगा लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष की मदद से, ठीक है। परंतु अक्सर इन प्रैक्टिस वो विपक्ष का जो नेता होता है वही इसका अध्यक्ष होता है, ठीक। अब सोचिए कि एक ऐसा उपक्रम है जिसका नेता जिसका जो अध्यक्ष है वो विपक्ष का नेता है, तो ये कुछ जरूर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी जिसे आपका विपक्ष का नेता चेक करता है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, ये होती क्या है, जैसे सरकार अपना दावा प्रस्तुत करती है कि हमें टोटल इतना खर्चा, वो दिखाती है ना। जब आपने अभी मैं जब एक फ्री क्लासेस ले रहा था समसामयिकी की, तो उसमें थोड़ा सा बजट का मैंने कहा कि 3 चीज़ें जारी होती हैं, एस्टिमेट जारी होता है कि इतना एस्टिमेट है, इतना एक्चुअल खर्चा आता है, ठीक है, और पिछले वर्ष का। तो जो एस्टिमेट जारी होता है, सरकार कहती है कि इस मद में मेरे खर्चे इतने हो जाएंगे या होने वाले हैं, ठीक है, एक एस्टिमेट दिखाती है कि इतने लाख करोड़ रुपए में खर्चा करूंगा इस मद में, ठीक। तो बेसिकली जब पैसा दिया जाना होता है, तो मान लीजिए संसद के द्वारा पैसा दिया जाना होता है, ठीक, उस सरकार को, तो इसका जो चेकअप होता है, यानी कि मान लीजिए सरकार ने इतने पैसे मांगे, आपने इतने पैसे दिए, ठीक है, फिर उसमें कुछ आपका जो भी बीच का डिफरेंस आता है या उसकी चेकिंग, क्रॉस चेकिंग जो है, वो सामान्य शब्दों में मैं बता रहा हूं, मैं बहुत विनियोजन और इस तरह की चीजें नहीं बता रहा हूं, ठीक है। होता क्या है कि व्यय जो होता है, ठीक, सरकार का व्यय और प्रदान की गई राशि का विनियोजन, यानी कि बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा होगा उसको चेक करने का काम आपका पीएसी करती है, यानी कि किस तरीके से वो किस मद में खर्चा हुआ है। उसके साथ साथ जो आपके महालेखा नियंत्रक होते हैं, यानी कि सीएजी जो आपके होते हैं, ठीक है, ये जो प्रतिवेदन देते हैं या फिर सीएजी के विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की भी ये जांच करती है, ठीक है। उसके अलावा जो राजस्व प्राप्तियां आपकी होती हैं, जैसे केवल इतना ही नहीं, जो राजस्व प्राप्तियां आपकी हो रही हैं या फिर अन्य विभागों के द्वारा, डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो पैसे लिए जा रहे हैं, उनकी भी जांच जो है ये कमेटी कर सकती है, ठीक। तो पीएसी बेसिकली जो पैसे आय व्यय, मतलब जितने पैसे सरकार के द्वारा खर्चा किए जा रहे हैं एस्टिमेट दावा प्रस्तुत करने के बाद, उसका ये आय व्यय जो है देखती है, उसे ही आपका कहते हैं पीएसी या फिर लोक लेखा समिति। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप खुद से सोच के बताइएगा कि क्या सरकार का कोई मंत्री जो कि कोई डिपार्टमेंट संभाल रहा है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि होम अफेयर संभाल रहा है या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाल रहा है, उसने कुछ लाख करोड़ रुपए मांगे या होम मिनिस्ट्री में कुछ लाख करोड़ रुपए मांगे गए, तो क्या वो मंत्री भी इसका सदस्य होगा या नहीं होगा? आप सोच करके कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं तुरंत अभी यहीं पर आंसर करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कोई भी ऐसा मंत्री जो कोई डिपार्टमेंट संभाल रहा है तभी वो मंत्री कहलाएगा, ठीक है, यानी कि केंद्रीय मंत्री कोई भी इसमें सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि इन 15 सदस्यों में कोई भी केंद्रीय मंत्री नहीं हो सकता, क्योंकि वही खर्चा कर रहा है, वही एस्टिमेट चेक करने पहुंचेगा तो कभी अपने आप को बताएगा कि भाई कुछ गड़बड़ था, ठीक है। हालांकि कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन चलिए वो सब अलग की बातें हैं, ठीक है। तो ये था इसका जो है टोटल इसके बारे में। इसका उद्देश्य है कि संसद द्वारा सरकार को दिया गया धन विशिष्ट और निश्चित मद पर ही खर्च किया जाए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तब तक आप ये चीजें नोट कर लीजिएगा जो मैंने बताई हैं यहाँ पर। ओके, तो अब आता है 112वां प्रश्न। सॉरी, ठीक है, अब आता है 112वां प्रश्न। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है आपके गोंडा में, ठीक है ना। ये एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो यूपीपीसीएस पसंद करती है कि उसे पूछ लिया जाए, तो मैं इसको 1 स्टार दे रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज स्टार्टेड अ डेली कैपेसिटी एथेनॉल प्लांट इन गोंडा उत्तर प्रदेश एज ए कॉस्ट ऑफ 450 करोड़। तो पैसा नहीं पूछेगा, ठीक है, पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया है, ठीक। तो आपको
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो नाइट नेविगेशन लॉन्च करने वाला राज्य है आपका असम। ठीक, तो हुआ क्या है कि असम में जो फेरी सर्विसेज चलती हैं, ठीक है, असम के गुवाहाटी में बेसिकली जो फेरी सर्विसेज चलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक, ठीक है, असम में जो असम है वहां पर क्या चलती हैं? फेरी सर्विसेज। ठीक है, किस नदी पर चलती हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर चलती हैं। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो फेरी सर्विसेज चलती हैं उनके लिए आपका नाइट नेविगेशन जो है लॉन्च किया गया है। ठीक ना, नाइट नेविगेशन लॉन्च किया गया है। इस नाइट नेविगेशन को आपका बनाया है आईआईटी मद्रास ने। ठीक ना, आईआईटी मद्रास ने बनाया है और इसको साथ दे रही है असम की सरकार, यानी कि स्पॉन्सर कर रही होगी सरकार ऑफ असम। ठीक है ना, स्पॉन्सर कर रही होगी असम की सरकार और बनाया है आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने। तो ये फेरी सर्विसेज के लिए बहुत बढ़िया है, नाइट नेविगेशन सिस्टम ऐप बनाया गया है। ठीक है, कुछ और बातें जान जाइए असम के बारे में। तो असम के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत बिस्वा। ठीक है, और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये कंप्यूटर जी थोड़ा अगला प्रश्न लेके आइए। ठीक है, प्रश्न है जो कि आपके पंचायत में भी डिस्कस हुआ है। चलिए एक बात और, थोड़ा सा ज्ञान और दे देता हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले लगभग 18-19 दिन से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कितने सेशन हो चुके हैं पंचायत 2.0 के, बट ये जो पंचायत 2.0 हो रहा है, ठीक है ना, पंचायत 2.0, आप प्लेलिस्ट खोलोगे, अगर यूपीएससी हिंदी के चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें पंचायत 2.0 मिल जाएगा आपको। आप पंचायत 2.0 केवल आप देख जाओ। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, एमपी पीसीएस दे रहे हो, जो भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो, ठीक है, साउथ के भी इवन दे रहे हो, आप केवल पंचायत के सारे सेशंस देख जाओ। मैं कोई व्यूज़ बढ़ाने के लिए पंचायत के सेशंस को नहीं कह रहा हूँ, ये जेन्युइन एक रिकमेंडेशन है मेरे तरफ से कि केवल अगर आप पंचायत के क्वेश्चंस को ही लिख जाओ, पंचायत के सेशंस को रट जाओ, तो भी आपको किसी भी एग्जाम में एटलीस्ट करंट अफेयर्स के सेक्शन से 7 to 10%, मतलब 8 से 10% या 7 से 10% प्रश्न मिल जाने हैं। कि मतलब अगर कहीं करंट अफेयर्स के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 3 प्रश्न ऑन एन एवरेज, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, गारंटी, मतलब कि आप क्लेम मत करना, बट मैं आपको गारंटी देता हूं कि पंचायत के सेशन से, मतलब गारंटी में बाइंडिंग नहीं है मेरी, लेकिन पंचायत के सेशन से एटलीस्ट 25 में से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स ढंग के पूछे जाते हो, मतलब वन लाइनर टाइप वनडे एग्जाम के करंट अफेयर्स नहीं जिसमें कभी पूछ लेता है कि दीपिका पादुकोण की हाइट क्या थी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं, जेन्युइन जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और आप अगर अपना मतलब देखना चाहते हो ना कि प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए, तो उसमें गौरव सर, सत्या सर ने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं। मैंने तो खासकर, मतलब मैं अपना केवल वो ले रहा हूँ कि मैंने तो उतने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, बट गौरव सर और सत्या सर ने इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे हैं कि अगर आप उस सेशन को केवल गो थ्रू हो लोगे 1-2 बार, आपने अगर उसका नोट्स बना लिया, तो भी आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मैं एक बार कहूँगा कि आप पंचायत 2.0 एग्जामिनेशन से पहले, जब आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो आप इसके केवल नोट्स बना लीजिए या इसको केवल कम से कम 2 बार गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, और आपके ऐसे जो भी फ्रेंड हैं जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, उनको आप ये बोल दो कि पंचायत 2.0 जाके देख ले। ठीक है, जैसे पंचायत वेब सीरीज आई थी और बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, अब पंचायत 2.0 देख के देखो, मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत बहुत इंजॉइंग सेशंस हैं सारे के सारे, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हो कि सर क्या आप भी लगा के रखे हो बकैती। ठीक है, तो हिलाल ए पाकिस्तान, ठीक है ना, हिलाल ए पाकिस्तान जो है, मतलब हिलाल ए पाकिस्तान है, हिलाल ए पाकिस्तान। ठीक, तो हिलाल ए पाकिस्तान जो है सेकंड आपका वहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहला है आपका, पहला कौन सा है, निशान ए पाकिस्तान। ठीक है ना, पहले बार निशाना लगाता है,
निशान पाक, मैं पाक लिख रहा हूँ पाकिस्तान को, और दूसरा हिलाल पाकिस्तान। तो हिलाल पाकिस्तान जो है अभी दिया गया है बिल गेट्स को, ठीक है। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, एंटरप्रेन्योर भी हैं, ठीक है, ये वेब डेवलपर भी थे, ठीक, बहुत कुछ करते थे, ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है इसका, ठीक, हिलाल पाकिस्तान। आपको एक क्वेश्चन आज भी पंचायत में मैंने पूछा है कि जो हमारे 4th PM है थे, आई मीन, ठीक ना, इनका नाम था मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ही वॉज द ओनली पर्सन हु वॉन, ठीक ना, हु गॉट दिस अवार्ड, और हु वॉन, क्या क्या जीता या क्या क्या अवार्ड किया गया इनको। तो इनको अवार्ड किया गया निशान पाकिस्तान, निशान पाकिस्तान, और साथ में भारत रत्न। साथ में का मतलब है कि भारत रत्न भी जीता है इन्होंने, और इन्हें निशान पाकिस्तान भी मिला है। ये 4थे PM थे मोरारजी देसाई, ही वॉज द ओनली मैन। उसके अलावा अगर बात की जाए कि कौन से 2 नॉन इंडियंस थे, ठीक है, जिनको भारत रत्न दिया गया, तो जहां तक मेरी समझ काम करती है, पहले थे सीमांत गांधी, जिनको बोलते थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक, और दूसरे थे मदर टेरेसा, ठीक है ना। मदर टेरेसा और खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो, ये 2 लोग थे। चलिए तो थोड़ी देर 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। एशियाज लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट नेम्ड गोवर्धन वॉज इनॉग्रेटेड इन। तो ये मार्च अप्रैल की समसामयिकी में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इंदौर वो शहर है जहाँ पर सबसे बड़ा जो है बायो CNG, जिसको बोले हैं गोवर्धन गैस प्लांट, इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है गोवर्धन, गोवर्धन जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, ये देखिए 2 चीज़ों से मिलकर बना है, वह नहीं है ये, ठीक है ना। बेसिकली ये गोबर है, गोबर धन, ठीक। अब इसी से आप इसका मतलब समझ लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इनका दिमाग गोबर है, ठीक है, या किसी व्यक्ति को कहा जाता है गोबर। गोबर का मतलब हमारे वहाँ जो होता है वो अपशिष्ट की तरह से जो है इसको आप डिनोट कर रहे हो, ठीक है। एक सिंबॉलिक नाम बन गया है कि इनके दिमाग में गोबर भरा है, ठीक है ना, देयर इज काउ डंग इन योर हेड। तो गोबर का मतलब होता है जितने भी हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो अपशिष्ट हैं, ठीक है ना, वेस्टेज हैं, ठीक है ना, उनको गोबर कह दिया गया। और धन का मतलब पैसा, ठीक। तो कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमारे अपशिष्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा गार्बेज है, ठीक है, जिन्हें फेंक दिया जाता है, उनसे क्यों ना रिसाइकिल करके पैसा बनाया जाए। तो वही कंसेप्ट है गोवर्धन का कि गोवर्धन बेसिकली इज ए रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज थिंग, ठीक ना। पहले इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं कि एशियाज लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट है जिसका नाम गोवर्धन रखा गया है, इनॉग्रेट किया गया है इंदौर, जो कि 1 लाख से ऊपर की आबादी वाला, ठीक है, 5वीं बार लगातार इन अ रो, बोलते हैं इन अ रो एकदम क्रम से 5वीं बार सबसे साफ या शुद्ध बोलें तो स्वच्छ शहर है आपका इंदौर, ठीक। क्या कह रहा है? द इनॉग्रेशन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट टू बी प्रूव टू बी माइलस्टोन इन सैनिटेशन इनोवेशन। कह रहा है कि भाई सही बात है कि जब गंदी चीज़ों से पैसा कमाने लगोगे
तो आप सैनिटेशन भी दे रहे हो, स्वच्छता भी दे रहे हो और पैसा भी कमा रहे हो, तो वही कंसेप्ट है इसका। ठीक है, ये कितनी टन क्षमता का है ये जानना जरूरी है, तो 550 टन कैपेसिटी का है। ठीक है, 550 टन क्षमता का है ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, अब थोड़ा तेजी से चलेंगे। हाउ मेनी चाइनीज एप्लीकेशन वर बैंड इन फरवरी 2022। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, 54 एप्लीकेशन जो है वो टोटल बैन हुए थे। तो ये ऑन एन एवरेज, मतलब एक एवरेज क्वेश्चन है, तो इसको बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड जो है वो इंडिपेंडेंट रूप से दिया जाने वाला एक बड़ा अवार्ड है। ठीक है, स्कॉच अवार्ड किस मिनिस्टर को दिया गया है, तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी को दिया गया है, जो आंध्र प्रदेश के आपके इस समय चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ठीक, तो कह रहा है कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैज बीन कन्फर्ड विद द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। और यही जो अवार्ड है आपका, ठीक है, ये अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ठीक को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। क्यों? कोविड-19 में इनके मैनेजमेंट के लिए। ठीक, और ये जो जगन मोहन रेड्डी को दिया गया है, ये भी कोविड-19 में बहुत बढ़िया काम किया। उसके साथ साथ इन्होंने जो एक रायतू बंधु करके योजना चलाई है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुल मिलाकर के इनको जो है दे दिया गया कि स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये एक संस्था के द्वारा, जो कि नॉन गवर्नमेंटल है, ठीक है, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि विच फीमेल क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा जो बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर में अभी बनाया गया है, इनको कई सारे रिकॉर्ड किए हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए मैच खेली और अपने जो सबसे छोटी उम्र की महिला क्रिकेटर बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। शी बिकेम द यंगेस्ट फीमेल क्रिकेटर टू प्ले फॉर इंडिया इन हर डेब्यू मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से इनका जो शेफाली वर्मा नाम है वो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेट कर लीजिए इनको कि बड़ौदा में रहती थी। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड कंपनी है। तो ये क्वेश्चन भी मैं पूछ चुका हूं। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ये फ्री लेक्चर्स, सॉरी ये जो पेड लेक्चर्स हैं, ठीक है, जो फ्री है अभी प्लेटफॉर्म पर 3-4 लेक्चर्स के फ्री हैं, तो ये आप नहीं परचेज कर पा रहे हैं। ठीक, तो मैं तो इतना कहूँगा कि आप कम से कम पंचायत 2.0 देख जाओ। ठीक है, इसके 5% क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे, 5%, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, क्योंकि यूपी स्पेशल है और वो क्या था कि यूपी स्पेशल है नहीं, उसमें यूपीएससी के क्वेश्चंस, यूपीपीएससी के क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे मिक्सचर्स हैं और हम लोग की थोड़ी बकैती भी है उसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रिसाइज है कि आप जितने घंटे में कंप्लीट करना चाहते हो कंप्लीट कर सकते हो। उसे क्या है कि बहुत लार्ज है, उतने घंटे में कंप्लीट नहीं होगा, सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो एग्जाम के लिए तो ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्री कुछ नहीं चला रही यूपीएससी हिंदी, तो फ्री के लिए वो बहुत ही बेहतरीन है, आप उसे ज्वाइन कर लो, मतलब सॉरी देख लो। ठीक है, और अगर आपको ये ज्वाइन करना है, काफ़ी सस्ते में 119 में, कुछ 2 का गुणा कर दो, इसी के आसपास कुछ है ये। ठीक है, तो 210 या ऐसे कुछ रुपए का रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, काफ़ी सस्ता है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। विच ऑफ द फर्स्ट कंज्यूमर गुड, तो ये कौन सी कंज्यूमर गुड कंपनी है जो कह रही है कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनूंगी मैं? ठीक, या पहली कंज्यूमर गुड में प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनूंगी। ठीक, तो इसका आंसर था डाबर। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था और गौरव सर ने आंसर किया था, तो इसमें कुछ बताने को नहीं है, बस जो डाबर है वो बहुत पुरानी कंपनी है और आपका कह रही है कि मैं प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनूंगी। ठीक, यानी कि अब चीज़ें जो है डाबर की हैं वो प्लास्टिक में नहीं आनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कह रहा है कि विश्व में पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। जर्मनी के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो है राइन। ठीक है ना, और यहाँ पर 1-2 नदियाँ और है, जैसे ओडर है, डेन्यूब है इत्यादि। ठीक, एक बात जो जर्मनी की जानने लायक है, मान लीजिए, एक सेकंड, ठीक,
ठीक, मान लीजिए ये जर्मनी है, तो मैं कुछ कुछ कंट्रीज बता देता हूं। स्विट्जरलैंड यहां स्थित है, ठीक है ना, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, ठीक, उसके साथ बेल्जियम है, ठीक है, एक साइड है आपका ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, ठीक, नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर, ये दो इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर भी है। इस क्षेत्र में आपका नॉर्थ सी है और इधर आपका बाल्टिक, ठीक। जर्मनी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि अगला प्रश्न जो आने वाला है वो आने वाला है स्विट्जरलैंड से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड, जो कि जर्मनी के ठीक नीचे है, ठीक है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि रिसेंटली देयर वाज अ प्लास्टिक स्नोफॉल इन द स्विट्जरलैंड। तो ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी के लिए नहीं, यूपीपीसीएस के लिए 2 स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अपने टाइप में एक विशेष है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये भी आपका प्लास्टिक की बर्फबारी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो आयातक देश है भारत, ठीक है। भारत इस समय एकदम भौकाल में है, बहुत ज़्यादा मंगा रहा है। सिपरी जो है, ठीक, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो यही इसका फुल फॉर्म है, स्टॉकहोम पीस इंस्टीट्यूट, स्पेलिंग पूरी लिख दे रहा हूं, इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, ठीक। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका जारी करता है कि किस देश ने कितने भौकाल में हथियार खरीदे हैं। तो इस समय एकदम भौकाल में चल रहा है भारत, ठीक है ना। भौकाल का मतलब आई मीन टू से कि सबसे ज़्यादा जो इंपोर्टर है हथियारों का, ठीक है ना, वो इस समय विश्व का सबसे बड़ा आयातक भारत है, ठीक है। बता देना चाहता हूँ कि भारत अपने 85% जो हथियार मंगाता है, ठीक ना, जो भी आयुध मंगाता है, ठीक है ना, वॉरहेड्स मंगाता है, वो 85% में से सबसे ज़्यादा मंगाता है रशिया से, फिर है फ्रांस, फिर है यूएसए। और वर्ल्ड का अगर बात किया जाए तो यूएसए वो कंट्री है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हथियार बेचती है, ठीक है ना। यूएसए वो कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हथियार बेचती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो रशिया मंगाता है लगभग 46% यहां से, ठीक है, और 27 के आसपास इधर, ठीक है, ठीक। 46%, 27 और 12%, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म? ये तो हो चुका है, ठीक है। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग मतदान कहाँ किया गया? तो अगर स्टेट बड़ा होगा तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि नहीं किए हैं, तेलंगाना हो सकता है, मणिपुर हो सकता है, गोवा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका तेलंगाना, ठीक है ना। तेलंगाना वो स्टेट है जहाँ पर पहली बार स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग जो है डेवलप किया गया है, यानी कि तेलंगाना राज्य द्वारा भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग मतदान विकसित किया गया है। तो तेलंगाना के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि तेलंगाना जो है वो आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से घिरा हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, और उड़ीसा से घिरा हुआ है।
2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से बाइफर्केट करके इसको बनाया गया, जिसकी बाउंड्री बे ऑफ बंगाल को नहीं टच करती है। क्यों? क्योंकि अगर ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, तो तेलंगाना कहीं यहाँ से बना है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि अगर ये आंध्र प्रदेश था टोटल, ये टोटल आंध्र प्रदेश था, तो तेलंगाना इतने पोर्शन में बना है और ये बाउंड्री को टच नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करता हूं कि आपको सेशन ठीक लग रहा होगा, तो आप शेयर कर सकते हैं इस सेशन को। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है हैदराबाद में, ठीक ना। आयुष मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, उन्होंने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की शिलान्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी नहीं है, इसका भी आंसर हैदराबाद है। वेयर वॉज द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड? कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है ई गवर्नेंस का? तो ये भी आपके हैदराबाद में हुआ था। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि 24वां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ई गवर्नेंस का, वो ऑर्गेनाइज किया गया है हैदराबाद में। ठीक, बाकी ये आज के 25 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। यहाँ पर 2 डेटा यानी कि 2 फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, मैं तीनों चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, अगर आपको ये ठीक लग रहा है कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है और आप केवल करंट अफेयर्स में अपने आप को वीक पा रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि करंट अफेयर्स प्रॉपरली रिवाइज नहीं हो पाए हैं, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए यहाँ पर 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। जो चीख के कह रहा है कि मुझे फ़ोन करो और मुझे व्हाट्सएप करो, तो आप जो है इसे फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं सेशन यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर कोई भी सुझाव है तो आप बेहिचक, ठीक है, बिल्कुल अपनी अंगुलियों को टाइप करने दीजिए और मेरे लिए बिल्कुल सुझाव लिख दीजिए कि सर ये गड़बड़ था, ये अच्छा था, या फिर यहाँ कमी रह गई, इस तरीके से आपको करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार आपका नाम लेकर के, ठीक है, और उस सुधार के साथ आपको ये चीज़ें पेश की जाएँ, ठीक है। तो इन्हीं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपके आने वाले आगामी एग्जामिनेशन के लिए सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।